हेलो दोस्तों, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था सॉलिड स्टेट के इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि सॉलिड क्या होता है। ठीक है, कितने टाइप के। अब हम देखो, अब से पढ़ते हैं हम कितने टाइप है। सॉलिड हमारे एक्चुअली क्या होता है कि उसके जो अंदर कोई, अगर ये सॉलिड है, इसके अंदर हमारे किस टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, उसके बेसिस पे हम इसके डिफाइन करेंगे। ठीक है, इसके बेसिस पे हम इसको डिफाइन करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या क्लासिफिकेशन करेंगे सॉलिड स्टेट का है। द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द एटम। ठीक है, सॉलिड्स आर classified in two categories, in two categories, into category। ठीक है, या classified in two types। ठीक है, फर्स्ट क्या क्या है, फर्स्ट हमारा क्या है, हमने इसके हिसाब से, तो फर्स्ट हमारा क्या आ गया, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या आ गया, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, अब हमारा सेकंड क्या आएगा, सेकंड हमारा आएगा अमोर्फस सॉलिड, अमोर्फस सॉलिड। ठीक है, क्या करा, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के हिसाब से हमने ये डिफाइन कर दिया कि हमारे दो टाइप के होते हैं। आया समझ में, दो टाइप के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा अमोर्फस सॉलिड। ठीक है, अब देखो, हमें पता है पहले ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या क्या हम ले सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हमारा क्या क्या आएगा, ये चीज क्या होती है, ये इसमें हमने पहले ही बताया था, एटम, मॉलिक्यूल और आयन होता है। क्या होता है, आयन होता है। अब देखो, एक एक दोनों को आपस में इनको कंपेयर करते हैं, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस में किस हिसाब से ये डिफरेंशिएट होते हैं। ठीक है, अब देखो, हमने एक साइड लिख दिया क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और एक साइड हम क्या लिख देते हैं, अमोर्फस, अमोर्फस, अमोर्फस सॉलिड। ठीक है, अब दोनों को एक एक करके डिफरेंशिएट करते हैं। देखो, सबसे पहला जो मेन डिफरेंस है क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड का, सबसे पहला जो मेन डिफरेंस है वो है इसके, किसका, ज्योमेट्री का। ठीक है, ये क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, कोई भी एनी क्रिस्टलाइन सॉलिड, वो क्या होता है, एक रेगुलर अरेंजमेंट में होता है। जैसे हमारे, मान को सपोज करो कि हमारे पास ये कोई स्पेस में पॉइंट्स है, तो क्या हो रहा है, ये रेगुलर उसमें होगा, रेगुलर बेसिस पे होगा। ठीक है, ये अगर ऐसा है ऐसे ही चलता रहेगा। अगर ये कोई स्ट्रक्चर ऐसे मान के चलो, ऐसे चल रही है, ठीक है, तो ऐसे ही चलती रहेगी, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ओवरऑल लास्ट तक आप कहीं भी देखोगे इसका क्या होगा, सेम अरेंजमेंट होगा, रेगुलर एक जैसा ही मिलेगा। अगर आप यहां भी देखोगे तो इसको ये इसी अरेंजमेंट का मिलेगा।
अगर इसको आप लास्ट में भी देखोगे, इसके एंड पे भी देखोगे क्रिस्टलाइन सॉलिड के, तो भी वो सेम ही अरेंजमेंट मिलेगा जो स्टार्टिंग में मिला था। ठीक है, बट अमोर्फस सॉलिड में ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ शॉर्ट रेंज तक होता है रेगुलर, उसके बाद नहीं होता। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के जो वो है एक रेगुलर शेप है, तो हम इसको क्या कैसे लिखेंगे, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर अरेंज्ड इन ए रेगुलर फैशन, short range as well as long range। तो अभी आपको बताया था कि आपका ये क्या होता है, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो एक रेगुलर फैशन में शॉर्ट रेंज एज वेल एज लॉन्ग रेंज आपका क्या होता है, एक रेगुलर फैशन में होता है। रेगुलर फैशन मतलब एक रेगुलर उसमें होता है, ठीक है, पैटर्न में होता है। चाहे आप उसको स्टार्टिंग में देखोगे तो भी वो वैसा ही मिलेगा, लास्ट एंड में भी देखोगे तो भी वो सेम मिलेगा। बट इसमें क्या होता है आपका अमोर्फस सॉलिड में, ये रेगुलर फैशन में नहीं होता, लॉन्ग रेंज में, शॉर्ट रेंज में हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, क्या आप लिखोगे, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर अरेंज in a regular fashion only in short range। ये लिखोगे, ठीक है, सिर्फ ओनली शॉर्ट रेंज में होते हैं इसके रेगुलर फैशन। अगर अब आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक पॉइंट और भी इसमें बना के लिख सकते हो, सेकंड पॉइंट अगर आप लिखो या इसी में आगे लिख दो, बट नॉट इन लॉन्ग रेंज। ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या होगा, अमोर्फस सॉलिड आपका सिर्फ शॉर्ट रेंज में आपका क्या होगा, रेगुलर होगा, लॉन्ग रेंज में नहीं होगा। ठीक है, मेन डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंस ये आ गया। अब सेकंड डिफरेंस देखो, देखो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अब देखो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जो कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड हो, एनी क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या करेगा, एक ज्योमेट्रिक शेप रखेगा। ठीक है, बट अमोर्फस नहीं रखेगा। अब जैसे ज्योमेट्रिक शेप ये देखो, ये बेंजीन रिंग की है, तो आप ऐसे देखोगे, ये कहीं भी आपको इसका सेम पैटर्न मिलेगा। ठीक है, आप इसको ऐसे 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 नहीं, सॉरी, ऐसे 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 ऐसे, अगर ये देखोगे, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड में देखो सेम पैटर्न मिला हुआ है, सेम ज्योमेट्रिक शेप है, कोई ना कोई ज्योमेट्रिक शेप है ना। ठीक है, बट इसमें क्या होता है, इसमें एक ये है, इसमें एक यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो ये ऐसे भी है, 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 ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब कोई एक वो नहीं है, कोई इसकी कोई ज्योमेट्री नहीं है, कोई ज्योमेट्री शेप नहीं है। ठीक है, ना ही ये एक रेगुलर पैटर्न में, अगर ये पैटर्न ही लास्ट तक भी मिले, ये नहीं मिलेगा। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है इनके क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड में। ठीक है, तो अब इनको लिखते हैं, इस पॉइंट को, सेकंड पॉइंट हो गया ये क्या, दे हैव ए डिफाइनाइट
ज्योमेट्रिक शेप। ठीक है, ये मैंने एक्सप्लेन किया कैसे ज्योमेट्रिक शेप है, इसमें नहीं है, तो इसका क्या लिखेंगे, दे डू नॉट हैव ए डिफाइनाइट ज्योमेट्रिक शेप। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो, अब इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमने कहा है फर्स्ट हमने बताया एक रेगुलर पैटर्न में होता है, दूसरा हमने क्या बताया, ये ज्योमेट्रिक क्रिस्टलाइन ज्योमेट्रिक डिफाइनाइट शेप रखता है, एक फिक्स शेप रखता है कुछ ना कुछ। ठीक है, अब देखो थर्ड क्या हो गया, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है अगर तुम उसको हीट दोगे, मैंने कहा क्या रेगुलर पैटर्न का है, तो इसका मतलब क्या होगा कि स्टार्टिंग में हीट दे रहे हो, टेम्परेचर इंक्रीज करो तो लास्ट तक उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, बट ऐसा अमोर्फस सॉलिड में नहीं है। तो क्या होता है कि उसकी वजह से क्या होता है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो एकदम शार्प आता है। शार्प मतलब अगर हमने कोई टेम्परेचर दिया भाई, किसी जैसे वाटर है 100 डिग्री, वाटर क्या है 100 डिग्री पे, इसका क्या है H2O का H2O वाटर। ठीक है, H2O को हम क्या बोलते हैं, वाटर। 100 डिग्री सेल्सियस है तो ये क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है। तो 100 मतलब 100 पे शार्प एकदम 100 पे ही आएगा इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका क्या होता है, इसका क्या होगा आपका 98 से 102 के बीच में भी चला जाएगा। तो एक लॉन्ग रेंज टेम्परेचर में इसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, आया समझ। चलो इसको हम नोट डाउन करते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे इसके, दे हैव शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, अब देखो ये आ गया, इसके साथ शार्प आपके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। ठीक है, और इसके दे हैव ए लॉन्ग रेंज टेम्परेचर मेल्टिंग, लॉन्ग रेंज टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब बताओ मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। देखो हम एक एक बेसिक चीज लेके चलेंगे। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है, मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहां पे कोई सॉलिड है, वो सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो क्या हो जाएंगे, इनके जो बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक करने लग जाए। ठीक है, इसी को हम हीट ऑफ फ्यूजन भी कहते हैं, बट ये दोनों अलग अलग होते हैं। जो एनर्जी दे रहे हैं उसको हम हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे, पर जिसकी वजह से जिस टाइम पे जिस टेम्परेचर पे ये ब्रेक करके लिक्विड फॉर्म में स्टार्ट हुआ है, मेल्ट होना स्टार्ट हुआ है, जो आइस है मान लो हमारे सॉलिड है, वो जब मेल्ट होना स्टार्ट कर जाएगी, सॉलिड से हमारी लिक्विड फॉर्म में स्टार्ट हो जाएगा, उसको हम उसका मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे, उस टेम्परेचर को हम उसका मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, जब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि वो टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर जिस पे हमारा कोई भी लिक्विड है वो बॉईल करना स्टार्ट कर जाए। ठीक है, मतलब बॉईल मतलब वेपराइजेशन स्टार्ट हो जाए उस चीज में। ठीक है, उसको हम उस चीज का वो उस टेम्परेचर को हम उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं।
ठीक है, हुआ क्लियर? ऐसे तो ये हमने ये क्या किया, 3 पढ़े। अब आगे देखो और क्या क्या डिफरेंस है। अभी हमने पढ़ा लेटेंट ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन या हीट ऑफ, अभी मैं बताता आपको मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पे कि हीट ऑफ फ्यूजन एक टर्म यूज की थी। अब देखो ये हम फोर्थ पढ़ते हैं। इसका क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्या होती है, एक डिफाइनाइट हीट ऑफ फ्यूजन होती है। क्या, दे हैव ए डिफाइनाइट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। और ये इसकी कोई डिफाइनाइट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होता, दे डू नॉट हैव ए डिफाइनाइट हीट ऑफ फ्यूजन। आप ऐसे ही लिखना एग्जाम में भी, अगर ऐसे ही लिखोगे तो अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। कि एक एक करके आप डिफरेंशिएट कर रहे हो। अब मैंने बताया था हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है के बीच, इन दोनों बीच कोई बॉन्ड होंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। अब हम एक टेम्परेचर देंगे, हीट देंगे, उसको एक एनर्जी देंगे, उसकी वजह से क्या होगा, जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है इनके बीच में जो बॉन्ड है ब्रेक कर जाएगा और सॉलिड हमारा मेल्ट स्टार्ट कर देगा, ठीक है। उस हीट को हम हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। क्या बोलेंगे, हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, ठीक है, आया समझ में। अब देखते हैं हम इसका नेक्स्ट पॉइंट। हमने पहले क्या देखा कि हमारा क्या है, एक रेगुलर पैटर्न है, मतलब जो हमारा वो है रेगुलर में है। दूसरा क्या हमने देखा, क्रिस्टलाइन सॉलिड की बता रहा हूं कि हमारा रेगुलर के साथ साथ क्या है, एक डिफाइनाइट शेप भी, ज्योमेट्रिक शेप रख रहा है। थर्ड हमने देखा क्या, इसका शार्प मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, उसका शार्प मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अमोर्फस सॉलिड का नहीं है। फोर्थ हम देखा इसकी एक डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन है बट अमोर्फस का नहीं है। अब देखो पांचवा क्रिस्टलाइन सॉलिड है। एक लाइन लिख लेते हैं, फिर टर्म लिखते हैं, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करते हैं इनको कि ये क्या है, दे आर एन आइसोट्रोपी, और ये दे आर आइसोट्रोपी। देखो हमने 2 नई टर्म यूज की हुई है क्रिस्टलाइन सॉलिड में। ये हमारी क्या है, एनाइसोट्रोपी, और ये क्या हमारी आइसोट्रोपी, ठीक है। अब देखो इनमें क्या डिफरेंस है। आपने पढ़ा होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, सुना ही होगा, ठीक है। मैटर की में क्या क्या होती है, फिजिकल मैटर क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी, रेजिस्टेंस, क्या क्या होती है, रेजिस्टेंस, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और क्या क्या होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और बहुत सारी होती है, ठीक है। ये क्या होती है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो नाम से पता चले आइसोट्रोपी और एनाइसोट्रोपी। हमने ये कोई सॉलिड है, इसमें इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऐसे हैं, मान के चलो, सपोज करो, ठीक है। हर सॉलिड में, हर सब्सटेंस में फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होती है, ठीक है। अब देखो
अगर हमने यहां से देखा, मान के चलो यहां से हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखा, हम इसको किसी भी डायरेक्शन में ले जाए, क्या किसी भी डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ऐसे किसी भी डायरेक्शन में ले जाए, अगर ये तीनों डायरेक्शन में आइडेंटिकल है, क्या तीनों डायरेक्शन में क्या है, आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी आइडेंटिकल है, ठीक है, उसको हम कहते हैं आइसोट्रोपी। अगर नॉन आइडेंटिकल है, डिफरेंट डिफरेंट है तीनों डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में, तो हमारी क्या होगी, एनाइसोट्रोपी। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारी ऑल डायरेक्शन में आइडेंटिकल है, उसको हम कहते हैं आइसोट्रोपी। अगर नॉन आइडेंटिकल है, उसको हम एनाइसोट्रोपी। आए समझ में? ठीक है, ये दोनों टर्म याद रखना मेन, ठीक है, एनाइसोट्रोपी और आइसोट्रोपी। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसका। अब देखो, इसके हमने देखे क्रिस्टलाइन सॉलिड के क्या है, एनाइसोट्रोपी है, दूसरा क्या देखा हमने, शार्प मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, एक रेगुलर शेप है। और रेगुलर शेप है, इसकी वजह से क्या करता है, सिक्स्थ आ गया ना पॉइंट, ये क्या करता है, क्लीन क्लीवेज देता है। अगर हम नाइफ से कट करेंगे तो क्लीन, एकदम क्लीन क्लीवेज देगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दे अंडरगो इन क्लीन क्लीवेज, दे अंडरगो इन क्लीवेज, ठीक है, अंडरगो क्लीन क्लीवेज। अगर ये हमारा शार्प मेल्टिंग पॉइंट की वजह से हमारा क्या कर रहा है, क्लीन क्लीवेज दे रहा है नाइफ से, ये क्लीन क्लीवेज अमोर्फस नहीं देगा। क्या नहीं देगा, दे डू नॉट अंडरगो क्लीन क्लीवेज। मतलब अगर हम नाइफ से कट करेंगे तो हमारा ये एकदम क्लीन क्लीवेज देगा, आधा टेढ़ा नहीं कट करेगा। जैसे पनीर को कट करते हो ना, बिल्कुल साफ एकदम कट होता है, उस टाइप में ये क्रिस्टलाइन सॉलिड कट हो जाएगा। अमोर्फस सॉलिड ऐसे नहीं होगा, ठीक है। अब देखो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो ट्रू सॉलिड है। क्या है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये कौन सा नंबर है, 7 नंबर, कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है दे आर ट्रू सॉलिड, ट्रू सॉलिड। ये क्या है, ये ट्रू सॉलिड नहीं है, ये सुपर कूल्ड सॉलिड है। दे आर सुपर कूल्ड सॉलिड, और इसको हम क्या कह सकते हैं, सूडो सॉलिड। देखो ये ट्रू सॉलिड है, जो एक सॉलिड के जो होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, वो इसमें सारी प्रॉपर्टीज है। अमोर्फस में क्या होता है, अपनी तो प्रॉपर्टीज होती है, उसमें कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड की भी आ जाती है, इसलिए हम इसको सुपर कूल्ड सॉलिड। देखो एक एग्जांपल देखो, आप पुराने मकानों में जाओगे, वहां पे जो विंडोज होती है वो क्या होगी, ऊपर से क्या होगी, पतली हो जाती है। स्टार्टिंग में तो बराबर होता है पूरा गिलास, ठीक है, पर क्या होता है बाद में वो जो उसके अंदर, ग्लास के अंदर जो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, नीचे की तरफ मूव करने लग जाता है। तो जो नीचे जो हमारी ये विंडो है, अगर ये ग्लास है, ये मान लो ग्लास की बॉर्डर है, तो ये क्या होगी, यहां से तो थिन हो जाएगी और यहां से थिक होना स्टार्ट हो जाएगी, फोल्ड गए, और देखना मिल्की टाइप में हो जाते हैं ग्लास, ठीक है। आया समझ में? इसी को हम क्या कहते हैं, इसी प्रॉपर्टी को हम सुपर कूल्ड सॉलिड और सूडो सॉलिड बोलते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल देखो, इसका एक है क्वार्ट्ज
क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन फॉर्म में आता है वो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या है, क्वार्ट्ज ग्लास, ठीक है। ये हमारे इनके डिफरेंशिएट, दोनों के अलग अलग पॉइंट्स थे। अब एक चीज और देखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड तो हमने पढ़ लिया, अमोर्फस भी। अब अमोर्फस में भी देखो कुछ प्रॉपर्टीज होती है। अमोर्फस, हम अमोर्फस को पढ़ते हैं। हम देखो अमोर्फस को में क्या होता है, अमोर्फस में क्या होता है कि हमने पढ़ा स्टार्टिंग में, हमने क्या पढ़ा कि अमोर्फस में जो शॉर्ट रेंज में तो रेगुलर होता है, ठीक है, लॉन्ग रेंज में नहीं होता। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो अमोर्फस के अंदर जो एटम होते हैं, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, ये शॉर्ट रेंज में तो क्रिस्टलाइन होते हैं पर लॉन्ग रेंज में नहीं होते। ये हमारा रेगुलर टाइप उसमें भी तो था, क्रिस्टलाइन सॉलिड में भी तो शॉर्ट रेंज में रेगुलर था, तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म करेगा, ठीक है, प्रॉपर्टी शो करेगा, पर लॉन्ग रेंज में नहीं शो करेगा। तो इसको जो स्टार्टिंग के जो होता है अमोर्फस सॉलिड, उसको हम क्या कह सकते हैं, क्रिस्टलाइट्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, क्रिस्टलाइट्स, ठीक है। क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइट्स। आए समझ में। अब देखो अमोर्फस के यूजेस, अब यूजेस पढ़ते हैं। ये समझ में आ गया ना कि जो अमोर्फस के जो स्टार्टिंग में कुछ क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है सॉलिड की, जो शॉर्ट रेंज में रेगुलर शो करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह बिहेव दिखाते हैं, उसको उस पार्टिकल, उस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को हम क्रिस्टलाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब यूजेस देखो, यूजेस ऑफ अमोर्फस सॉलिड, अमोर्फस सॉलिड। अब देखो सबसे पहला ग्लासवेयर। कौन से ग्लासवेयर, कौन से ग्लासवेयर, हाउस होल्ड वाले, ठीक है, लेबोरेटरी, ठीक है। सेकंड, कंस्ट्रक्शन में काम आते हैं। किसमें आते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में काम आता है अमोर्फस सॉलिड, ठीक है। थर्ड हमारा क्या आएगा, कंस्ट्रक्शन में आ गया, हाउस होल्ड में आ चुका है, ठीक है। और हमारा किस में आएगा, रबड़ में काम आता है। किस में आता है, रबड़ इंडस्ट्रीज में काम आता है, शूज में काम आता है, शूज में काम आता है, ठीक है। और किस किस में काम आता है, यही बता देते हैं। फोर्थ, हमारी सोलर सेल होती है ना, उसमें भी अमोर्फस सॉलिड ही काम आता है हमारा, जिसको हम बोलते हैं फोटो वोल्टिक सेल, फोटोवोल्टिक सेल, ठीक है। और किस में आएगा, प्लास्टिक में काम आता है। ये यूजेस है अमोर्फस सॉलिड के। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अब पढ़ के आना, नेक्स्ट टाइम हम उसके बारे में पढ़ेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में, ठीक है। थैंक यू।